आज तक ये आता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज का मोटिव ये है, मैं बताता हूँ, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। और हंगर स्ट्राइक चल रही 10-12 दिन के समथिंग हो चुका है। अगर इस स्ट्राइक के दौरान किसी व्यक्ति की वहाँ मौत हो जाती है तो उसके अगेंस्ट क्या केस बन सकता है और ये केस किस पे होगा? हमारी जो न्यायपालिका है ना, उसका एक सिद्धांत ये है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं और एक जो बेकसूर है उसको सजा मिले। जब 3-4 साल हो जा रहे हैं उसके बाद एकदम से इल्ज़ाम लग रहा है लड़के के ऊपर कि इसने मेरे साथ गलत करा और पुलिस उठा के उसे अंदर डाल दी। मेरा तो मानना ये है, अगर इंसान पैदा हुआ तो उन्हें अपराध कर दिया। आप एक रूम पे जा रहे हैं, क्या मेंटालिटी हर एक जानता है। सर आजकल ना यूथ कौन से केस में सबसे ज़्यादा फंस रहा है? आज लड़कियां दम पे दम बढ़िया तरीके से, एकदम प्री प्लान तरीके से मार रही हैं। उन्हें शादी कर ली तभी उन्हें अपराध कर दिया। शादी करना भी एक क्राइम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉक विद सेंस पॉडकास्ट। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एक सवाल से शुरू करूंगा कि आप कभी कोर्ट गए हैं? कोशिश करिएगा कि जाना ना पड़े, लेकिन आप अगर कोर्ट गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि कई सारे लोग धक्के खा रहे हैं। किस लिए? उनके बेटे ने कुछ केस कर दिया, उनके घर में कोई लड़ाई है, उनकी फैमिली में कोई दिक्कत है या उनका डिवोर्स का कोई मैटर है। अगर कोर्ट इंसान जाता है तो बड़ी सारी दिक्कतों में फंस जाता है। दूसरी बात, एक अच्छा वकील हम कैसे चूज करें? दूसरी बात कि वो वकील हमें मिल भी जाए तो वो हमें केस जिताएगा या नहीं जिताएगा। आज इन सारे मुद्दों पर और हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, इनको जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट वकील एडवोकेट फरियाद हुसैन सर। इनको काफी नॉलेज है, हमने इनके सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम के थ्रू देखा, काफी लीगल राइट्स के बारे में बताते हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि हमारे पास क्या क्या राइट्स होते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका TWS पर। थैंक यू। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आज आपने मुझे इनवाइट किया TWS पे। जी आज हम जानेंगे कि लॉज जो लोगों के माइंड में खटकता है कि कोर्ट की दुनिया में और फिल्मी दुनिया में क्या अंतर होता है। सर कैसा लग रहा है? हम तो आज चिल कर रहे हैं। अच्छा। आप ये हमारा टाइम तो वैसे कोर्ट का होता है। जी। आज हम आपके साथ में हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ को और जो कोर्ट की लाइफ है उसको पब्लिक जाने, आपके व्यूअर्स जाने, जी। आपके सब्सक्राइबर जाने उस चीज को। सर मैं ना सवाल यहाँ से शुरू करूंगा कि आज आज़ादी को इतना समय हो गया, ऐसी कहाँ दिक्कत आ गई कि लोग अपने राइट्स और अपने लॉस के बारे में पहचान ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों को ये नहीं पता, आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, लोगों को पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कहाँ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी सर? एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि लोग सबसे पहले बुक्स को टाइम कम दे करके अपने फोन्स को टाइम देना स्टार्ट कर दिया, पर वो भूल चुके हैं ये चीज कि फोन भी उनके काम में आ सकता है, पर वो फोन को काम में नहीं ले रहे हैं। वो लोग काम में ले रहे हैं सिर्फ अपने मिस यूज के लिए उस चीज को। अगर उसी फोन को अगर वो यूज के लिए लें कि उससे जाने क्या उनके राइट्स हो सकते हैं, उनकी आज़ादी का असल मकसद क्या था, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, हमारे भारत का आईन जिसको हम बोलते हैं, वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसी किताब है, मैं मानता हूँ कि जो सारे मुल्कों से लेकर के बनाया गया था। हर एक मुल्क का उसमें एक एक पार्ट उसमें ऐड करके उसको इतना खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया। लोगों को यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, वो बना क्यों, क्यों बनाया गया, असल में उसके क्या रीजन थे, क्या राइट्स लोगों को देता है, क्या रेमेडीज देता है, एक सरकार प्रॉपर तरीके से किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से अपने बिल्स वगैरह को रिप्रेजेंट करेगी इन मतलब पब्लिक के बीच में, आवाम के बीच में। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताता है, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। आप उसको एक बार पढ़िए और फिर आप जानिए कि आज़ादी का असल मकसद क्या था। बहुत खूबसूरत सर। सर आप डेली कोर्ट जाते होंगे और देखते होंगे, लेकिन हम फिल्मों में देखते हैं कि कोर्ट बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है। रियल लाइफ में और जो जिस कोर्ट में आप बैठते हैं, उस कोर्ट में क्या फ़र्क है? देखिए, जो कोर्ट है ना, वो अपने आप में एक ऐसी चीज है, यानी कि एक मंदिर कहा जाता है उसको, न्याय का मंदिर कहा जाता है। जी। मूवीज में कोर्ट को सिर्फ 2 से 3 मिनट में एक फैसला हो जाता है, एक जजमेंट हो जाता है, किसी को फांसी हो जाती है, किसी को बेकसूर साबित कर दिया जाता है। पर असल जिंदगी में कोर्ट एक वो चीज है जहां पर हर एक इंसान के प्रॉपर वे में ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उस पर
किस तरीके से चीजें रिप्रेजेंट करी जाएगी, एविडेंस, सारे पार्ट को प्रोसीजर तरीके से पेश किया जाएगा, गवाहों की उनसे जिरह की जाएगी। तो वो सारी चीजें कोर्ट के सामने फैक्ट आते हैं कि एक क्राइम जो हुआ है ना, उस क्राइम का रीजन क्या रहा। उस चीज को कौन डिफाइन करेगा? उस चीज को डिफाइन करेंगे हम लोग। उससे पता चलेगा, उसके हमारे समाज में पता चलता है कि किस लोगों ने जो क्राइम किया है उस क्राइम का रीजन क्या था। सर मेरा एक सवाल था कि आपने कई सारे केसेस लड़े होंगे, कभी लगा कि यार ये बेगुनाह था और इसको सजा हो गई? देखिए, ये चीज तो होती रहती है क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसे केसेस बहुत आते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं, जी, मैं उनके नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वो हमें लेना अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है। नहीं, नहीं, ठीक है। आप बट एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ, उसे। एक केस एक ऐसा था कि जो मेरी लाइफ के सामने आया, एक पॉक्सो का केसेस था, जी, जिसमें एक लड़की थी, नाबालिग थी, ना वो बोल सकती ना सुन सकती है। अच्छा। उसके साथ में घटना हुई थी। तो उस लड़की के साथ में रेप होता है और उस रेप होने के बाद उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है नियरेस्ट थाने में। अच्छा, थाने से मतलब लेने से मना कर देते हैं या वो खुद ही नहीं एफआईआर लॉन्च ही नहीं करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं नहीं, इसके साथ नहीं हुआ है। ये हुँ, डिफाइन, क्योंकि मेन चीज क्या थी, हुँ, आज भी हमारे जो देश की पुलिस है ना, हुँ, पुलिस हमारे देश में सब जगह है, जी। बट पुलिस के पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेनिंग पर्सन्स नहीं है। सर आप इस कैमरे पे पे बोल रहे हैं ये बात? जी, मैं ऑन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये चीज। जी, क्योंकि हमारे देश में एक चीज आती है, स्पेशल एजुकेटर। जी। या तो ऐसा होता कि हमारे देश में ना सुनने वाले थे ना बोलने वाले थे, हुँ, हमारे देश में सब नॉर्मल हैं, तब हमें स्पेशल एजुकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। हुँ, पर कहीं कहीं जरूरत होती है स्पेशल एजुकेटर्स की, जो बताते हैं कि जो नहीं सुन बोल सकते हैं उनको डिफाइन करते हैं। वो असल में उनकी लैंग्वेज जो होती है ना, वो हुँ, इशारों में होती है। तो उसको डिफाइन करने के लिए वो पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। अच्छा। उस लड़की के साथ रेप हुआ, उसने डिफाइन किया, पर आम इंसान को समझ नहीं आएगा ना नहीं कि आएगा। वो उसके साथ क्या हुआ। अब वो जज साहब भी कैसे समझेंगे उसको? कोई तो उसके ट्रांसलेटर लिए चाहिए? हुँ, सबसे पहले हम, फिर वो मेरे पास में आई तो हुँ, मैंने उनको एक एनजीओ में भेजा। अच्छा। एनजीओ ने उनका जीरो एफआईआर दिल्ली में लॉन्च कराया। दिल्ली से फिर डायरेक्शन होकर दोबारा जब यहाँ आया, कोर्ट में आया, हुँ, तब उसका ट्रायल चला। जब वो ट्रायल चला तब उसको पनिशमेंट हुई। वो केस मुझे आज भी याद दिलाता है कि हमारे देश में हमारा लॉ सिस्टम तो काम कर रहा है, पर लॉ को जो फॉलो कराने वाली अथॉरिटी है वो काम नहीं कर पा रही। हुँ। सर अब आपने लॉज़ और पॉस्को की बात की है, तो कुछ ऐसे कानून बताइए, जो आम आदमी को पता होने चाहिए। मतलब ये इसके बेसिक कानून हैं, कि अगर इसको ये समझ लेगा, तो कोई भी समाज में से दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं अपने टीनेजर जो है ना, जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि वो पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ें। हुँ, कि पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर बताता है कि इनके अगेंस्ट में किया गया कोई भी कार्य कब क्राइम में कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल। और उसमें उसको कितनी पनिशमेंट मिल जाती है। क्योंकि आजकल जो हमारे टीनेजर है ना, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट में हुँ, 2 चीज़ें आती हैं, जो हमें घर से सिखाई जाती हैं, बच्चों को खासकर। एक होती है बैड टच, एक होता है गुड टच। जी। जो खासकर लड़कियों को तो प्रॉपर में पता होना चाहिए, जो टीनेजर है, हुँ, कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। ये चीज़ें उनको कोई और नहीं सिखा सकता, उनकी मम्मी सिखा सकती हैं। वो बताएँगी बेटा कहाँ पर छूना गलत होता है, कहाँ पर हुँ, छूना गलत सही होता है। तो ये चीज़ें, क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात है, आज के टाइम में इंसान इतना ज़्यादा अवेयर हो चुका है। आजकल छोटे-छोटे बच्चे मैं देखता हूँ बसेस में अकेले सफ़र कर लेते हैं, ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो उनको पता ही नहीं है कि लोग उनको कहाँ-कहाँ टच कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ छू रहे हैं। तो इस चीज़ के बारे में उनको फैमिली से पता चलता है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। और लॉज़ भी यही बताता है क्राइम यानी पॉक्सो का, कि उसमें कब किसको कितनी पनिशमेंट होगी अगर उसने इस तरीके से किसी के साथ कोई घटना घटित की है। हुँ, सेकंड आता है टीनेजर से बड़े लोगों के लिए। अगर टीनेजर से बड़े लोग हैं तो उनको सबसे पहले पता होना चाहिए बीएनएस, यानी कि जो पहले आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, अब वो बीएनएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, वो आम आदमी को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, हुँ, इनकी कितनी पनिशमेंट है। क्योंकि हर एक देश के कानून उसकी देश की एक नींव होती है, जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मेन है, वो लड़का-लड़की हो, कोई भी हो, उसके लिए कॉमन है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या ज़रूरी है? फंडामेंटल राइट। जी। फंडामेंटल राइट जब आपको पता होंगे, तब आप अपने देश में अपनी चीज़ों को अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। आपको कोई भी दखल-अंदाज़ी नहीं कर सकता, कोई आपके अगेंस्ट। सर आपने फंडामेंटल राइट्स की बात करी तो एकदम से क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल राइट्स आपने इतनी किताबें पढ़ी होंगी, कुछ ऐसी एक बुक रिकमेंड करिए जिसको पढ़ के इंसान अपने राइट्स को जान सके। देखिए, मैं
प्रॉपर ऐसी मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जी। और एक एमजे करके, मनमोहन जोशी करके एक टीचर हैं, एक एजुकेटर भी हैं, हम्म, काफी अच्छा सिखाते हैं पब्लिक को। तो उसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी, अपना वकील खुद बने। मैं मानता हूँ एक इंसान जो नॉर्मल इंसान है हम्म। उसको वो पढ़नी चाहिए, अपना वकील खुद बने। अच्छा, किताब का ही नाम है। किताब का नाम है। सर आजकल ना लोगों को बेसिक चीजें नहीं मालूम, हमें आज उसी पे डिटेल में बात करनी है। हम्म। सर मुझे ये समझाइए कि एफआईआर, कंप्लेन और चार्जशीट में इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, बहुत कॉमन सी बात है, हर एक इंसान समझता है कि कंप्लेंट ही एफआईआर है और एफआईआर ही कंप्लेंट है, पर ऐसा नहीं है। कंप्लेंट आप किसी भी पब्लिक पर्सन को, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो होता है उसको कर सकते हैं। लाइक आप कोई भी आपके मोहल्ले में कोई ऐसी दिक्कत है तो आप अपनी नियरेस्ट किसी चेयरमैन को या फिर नगर पालिका परिषद वगैरह को या सभासद को करते हैं। उसके बाद अगर वो सुनवाई नहीं करते हैं तो आप डीएम एसडीएम को करते हैं। जी। और अगर आपके खिलाफ अगेंस्ट क्राइम हुआ है, कोई ऐसी चीज हो रही है जो आप पे अटैक कर रही है, आप यानी कि जो सोसाइटी के विरुद्ध हो रही है, वो क्राइम में कन्वर्ट हो रही है, तो आप एक कंप्लेंट करते हैं पुलिस अथॉरिटी को, जिसमें एफआईआर लॉन्च होती है। तो एफआईआर में जितनी जितनी एफआईआर लॉन्च होती है वो सारी कंप्लेंट होती है, पर सारी कंप्लेंट एफआईआर नहीं होती। अच्छा, जो हम लिख रहे हैं, मतलब हम जो दे रहे हैं पुलिस में, वो एफआईआर है। अच्छा। पुलिस में भी दी गई सारी कंप्लेंट एफआईआर नहीं, पर जो एफआईआर दर्ज हो गई वो सारी कंप्लेंट ही थी। ये है मतलब। और चार्जशीट सर? चार्जशीट जब एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, हम्म। तो एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप जब किसी ने रिपोर्ट करा दी, यानी जो रिपोर्ट हुई है वो किस पे हुई है, कॉग्निजिबल ऑफेंस पे एफआईआर लॉन्च हुई है। अब उस कॉग्निजिबल सर ये थोड़ा सा ऑफेंस, एक्सप्लेन करिए ये कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है वो ऑफेंस होता है जो एक हमारे मतलब किसी भी इंसान के अगेंस्ट में क्राइम, मतलब एक हीनियस क्राइम जो होता है वो क्राइम होता है, जिसको कह सकते हैं कि जो 3 साल से ऊपर की पनिशमेंट इसमें डिफाइन है, यानी कि जो बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है। ठीक है, इसमें बेल नहीं हो सकती, वो कॉग्निजिबल ऑफेंस कहलाता है। तो उस ऑफेंस की जब क्या होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में फिर पुलिस क्या करती है, गवाहों से बयान लेती है, एविडेंस को कलेक्ट करती है, उस मौके पे जाती है, उस जगह का नक्शा बनाती है जहाँ घटना हुई है, क्राइम का सीन स्पॉट करती है। उन सारी चीजों की फिर एक फाइंडिंग करके वो एक चार्जशीट, जिसको कैसे जो सीडी बनाई है पुलिस ने आम दिनों में, उस तमाम सीडी की विवेचना का एक पार्ट बना करके, एक पार्ट्स में डिवाइड कर करके उन सारे पार्ट्स को एक नाम दिया था चार्जशीट की, ये लोग हैं, इन पे ये आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस नहीं बात कह रही। अब ये चार्जशीट को पुलिस प्रेजेंट करेगी कोर्ट के अंदर। जी। कोर्ट उस पर क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेगा, संज्ञान लेगा कि हाँ ठीक है, इनके अगेंस्ट में ये क्राइम हुआ है। अच्छा, ये तीनों में डिफरेंस। सर आजकल ना एक बहुत चीज देखने को मिलती है कि पुलिस किसी आदमी को रोकती है और बदतमीजी करना स्टार्ट कर देती है। कई सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि तू तड़ाक, गाली गलौज पुलिस वालों के थ्रू ऐसे देखने को मिलता है। इसमें ह्यूमन के पास या उस इंसान के पास क्या राइट हो सकता है? देखिए, आज के टाइम में सबसे कॉमन जो चीज़ है ना, वो आपके पास आजकल रहता है, वो है आपका फ़ोन। जब भी आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई जा रहा है या आपके अगेंस्ट में कोई बातचीत हो रही है, आप चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं उस चीज़ को, बट ध्यान रखिएगा किसी की उस रिकॉर्डिंग से प्राइवेसी भंगना होना चाहिए। वो चीज़ आप पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, किसी की प्राइवेट स्पेस पे आप रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। ये मैंडेटरी है। अगर किसी पुलिसकर्मी ने आपके साथ में बदतमीजी की, आपसे गाली-गलौज की, आप उसकी शिकायत उसके ऑफिसर को कीजिए, जो उससे बड़ी पोस्ट पे हो। आप उसके पास जाइए, रिटन कंप्लेंट दीजिए कि सर मैं यहाँ-यहाँ से आ रहा था, मेरे साथ में ये बदतमीजियाँ हुई हैं। अगर वो चीज़ पाई जाती है, आपने जो बताया है, वो चीज़ सही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब चाहे वहाँ पुलिस का केस, कोई भी अथॉरिटी हो। वहाँ पे मतलब एक यही है कि आप उससे ऊपर वाले सीनियर ऑफिसर को उनकी कंप्लेंट कर सकते फौरन कंप्लेंट कीजिए और कोशिश करें कि वीडियो भी बना वीडियो सकें। रिकॉर्ड्स कर लें। अच्छा, मतलब सबूत होना ज़रूरी है। सबूत होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एविडेंस के बेसिस पे ही मैं मानता हूँ सारी चीज़ें प्रूफ की जा सकती हैं। आजकल इंसान की बात भरोसा। जी। सर अरेस्ट कोई इंसान हो जाता है, तो पुलिस वाले उसे वकील से बात तक नहीं करने देते, उसके लॉयर से। ऐसा कई बार देखने को मिलता है, फ़ोन तक उसका छीन लिया जाता है। उस टाइम उस इंसान के पास क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि वो तो अंदर बंद हो चुका है। मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूँ जी। कि आपने कहा वकील से बात करने का। हाँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही राइट है कि एक इंसान जब अरेस्ट किया जाता है, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो उसको दी जाएगी, वो बोलेगा कि उसके किसी रिलेटिव को या उसके पेरेंट्स को, कि जो पुलिस अथॉरिटी है, जो पर्सन है, उसने अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, तो बताएगा उसकी फैमिली पर्सन को कि मैंने आपके बेटे को या आपके भाई को या आपके इनको अरेस्ट कर लिया। अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, आपको नहीं पता कि आपका बेटा
कहाँ पर है, आपका भाई कहाँ पर है। तो उसकी चीज के अगेंस्ट में आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि आपका पर्सन जो अरेस्ट हुआ है वो कहाँ है। तो आप सबसे पहले अपने सुप्रिटेंडेंट यानी कि सीनियर जो आपके जिले का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होगा जी। या पुलिस अधीक्षक सिर्फ होगा, हम्म। तो उसके पास कंप्लेन करेंगे रिटन में, ठीक है, कि मेरा ये भाई है, मुझे लोगों ने बताया कि फला फला थाने की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और वो उसको इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा उन लोगों ने। ठीक। और उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं छोड़ते हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में जाने के बाद आप सबसे पहले अपनी एक रिट फाइल कीजिए, इसका नाम है हबीज कार्पस। वो रिट से आपका आंसर आएगा, उसमें कमेंट तलब किया जाएगा किससे, उस एसपी से या उस एसएसपी से जिसके पास आपने रिटन फाइल किया है कि आप इस बंदे को फाइंड आउट करके दीजिए, हमें नहीं पता आप कहाँ से देंगे। अच्छा, ऊपर से ये ऐसे करके एक रेट बन के आएगी रेट बन के आएगी, ये हम्म। राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज हमें दी हुई है। कि ये बंदे को अरेस्ट करा है, इस बंदे इसके को पीछे अरेस्ट का किया, रीजन बताइए। रीजन बताइए कि आपने इसको क्यों उठाया। सर, लॉयर्स के ऊपर ना एक इल्जाम कह लीजिए या एक बोल लीजिए कि इंसान बोलते हैं ऐसे कि ये क्रिमिनल्स को बचाते हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हर एक इंसान ये चाहता है कि वो एक अच्छे लॉयर के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कराए, क्योंकि जो उस पर एलिगेशन लगाए जाते हैं वो बाज़ तमाम दफ़ा सही नहीं होते। तो हमारा काम डिफेंड करना है, ना कि ये मेंटालिटी को साबित करना है कि हम क्रिमिनल्स को बचाते हैं। हमारा काम है चीज़ों को प्रूफ करना। एविडेंस है, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको सज़ा मिलेगी। ये पार्ट कि वो अपराधी है या नहीं है, ये चीज़ कोर्ट डिसाइड करेगा। हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम लॉयर हैं। हम चीज़ों को प्रेज़ेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है। हम विक्टिम की साइड से भी हो सकते हैं, हम ऑफेंडर की भी साइड से हो सकते हैं, डिफेंडेंट साइड से हो सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ तो गलत है ना कि हम क्रिमिनल्स का साथ देते हैं। भाई वो भी तो इंसान ही है ना। अगर क्राइम किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी, कोर्ट देगा उसकी सज़ा। लेकिन उसके जो राइट्स हैं वो उसे उसके मिलने जो चाहिए। राइट्स हैं उसको तो मिलना चाहिए ना। बहुत वो राइट्स हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। सर, आजकल ना लॉयर का बहुत ट्रेंड बोल लीजिए या चल रहा है बहुत इंस्टाग्राम पे, और इन पर रीलें बहुत वायरल हो रही हैं। आप भी काफ़ी अच्छी रील बनाते हैं सर, लेकिन आप जो है अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जैसा हमने देखा। सर, लॉयर के पास कितनी पावर होती है? देखिए, एक लॉयर है ना, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी इंसान को किसी भी जो इंसान को अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा काबिल, बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है, उसको हिलाने की हिम्मत सिर्फ एक लॉयर रखता है। अच्छा। उसको कोर्ट में बुलाने की हिम्मत सिर्फ एक लॉयर, क्योंकि हम लॉ ऑफिसर यानी कोर्ट ऑफिसर कहलाते हैं कोर्ट के अंदर। तो हमारे सामने कोई भी अथॉरिटी, पब्लिक स्पीकर, कोई भी हो, इवन सोचो अगर राष्ट्रपति भी हमारे देश का हो ना, अगर उस पर एलिगेशन है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पता कौन चाहिए होगा, एक लॉयर। तो आप हमारी पावर समझ लीजिए। ये तो हमने देखा ही सर। अभी आपकी एक इंस्टाग्राम पे रील बहुत वायरल हो रही थी जिसमें मिलियंस में व्यूज गए थे। शायद कोई रैली वगैरह निकल रही थी लॉयर्स की, क्या था सर वो केस? कि उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमारी कम्युनिटी है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई अपराध हुआ, हमने पुलिस को समझाया, हमने बताया कि ये हमारे खिलाफ एक्शन हुआ है, आप इस पे कीजिए। तो पुलिस का काम है उस चीज को सुनना और अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करना या चीजों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना। हमारी बात को नहीं सुना गया, तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास भी राइट है। क्या राइट है हमारे पास? हम मतलब ये जो कहते हैं हड़ताल करने का राइट है, हमारे पास ये राइट है कि हम अपनी बात को रखने का विरोध कर सकते हैं। एक गवर्नमेंट के खिलाफ, एक किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर कोई अपनी आवाज उठा सकता है ना स्ट्रांगली, एक एकता होकर, तो वो सिर्फ एक वकील है, एक वकील समाज है जो अपनी बातों को प्रूफ करता है कि हम क्या हैं। सर, थोड़ा सा ना अब केसेस के ऊपर आते हैं। सर, एक मर्डर केस बहुत चल रहा है, मतलब आजकल देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे, इसका मर्डर, और बहुत सारे ऐसा भी चल रहा है कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को जो है ड्रम में बंद कर दिया। ये सारे केसेस देखने को, मर्डर केस कितने तरीके के होते हैं और इसमें क्या क्या सजा मिलती है? देखिए, एक मर्डर जो होता है ना, मर्डर की कैटेगराइज्ड अलग अलग हो सकती हैं जी। पर इंटेंशन सिर्फ उसका यही होता है कि किसी की मृत्यु हो जाना, ठीक है ना। मान लीजिए कि अगर मैं किसी को डायरेक्ट मार रहा हूँ तो मेरे ऊपर चार्ज लगेगा 103 का यानी 302 का। मैंने डायरेक्ट इसको शूट आउट कर दिया, मैं जानता था कि इसको इससे ये डेथ हो जाएगी। फिर एक होता है कि किसी ने कोई एक्ट किया और उस एक्ट के थ्रू वो मर जाए। मतलब वो एक्ट कैसा? मतलब एक्ट ऐसा कि मानो कि आपका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, पर आपने एक गड्ढा खोदा, एक व्यक्ति वहां से जा रहा है और व्यक्ति उस गड्ढे में गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। आपका इंटेंशन उसे मारने का नहीं था जी। बट आप ये बात जानते थे कि अगर इसमें कोई गिर जाएगा वो मरेगा। वो मरेगा, वो व्यक्ति मर जाता है।
तो ये हो जाता है कल्पेबल होमिसाइड। सर ये बहुत हैवी वर्ड हो गया, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो। इसको एक्सप्लेन ऐसा करेंगे कि एक मर्डर और एक कल्पेबल होमिसाइड, ये दो चीजें होती हैं, क्योंकि एक थोड़ी सी पनिशमेंट का डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, इसमें जो मर्डर है इसमें पनिशमेंट है आपको 14 साल से लेकर के आपको डेथ टिल डेथ, और ये जो आपका रहा इसमें आपको 10 इयर्स तक का या मैक्सिमम 14 इयर्स तक का कारावास हो सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है। हम लॉयर्स भी यही करते हैं कि अगर कोई मर्डर होता है तो उसको हम प्रूफ कराने की कोशिश करते हैं कल्पेबल होमिसाइड था, ताकि वो उसे जो है थोड़ा सा पनिशमेंट का रेशो डाउन हो जाए। सर एक वकील बेल कैसे कराता है किसी भी ऑफेंस में? देखिए, बेल के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया बेल के जो रहते हैं, ग्राउंड्स रहते हैं, वो ये है कि आप जो भी बेल कराते हैं सबसे पहले उस एफआईआर को पढ़िए। एफआईआर पढ़ने के बाद आप देखिए कि एफआईआर कब लॉन्च हुआ, क्या घटना थी, किसने रिपोर्ट फाइल कराई है, टाइमिंग क्या था, और जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसकी प्रेजेंस क्या रही। ये सारी बातें अगर हो जाती हैं तब आप अपनी कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अपनी रूलिंग्स पढ़िए, पुराने केसेस पढ़िए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनमें देखिए कि कुछ ग्राउंड्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से बेल अलाउंस के रेमेडीज दी हैं, केसेस किए हैं, जजमेंट दिए हैं। तो आप उनका सहारा लेकर के कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करिए अपनी बेलों को। अगर आपकी बात ठीक है, आप सही बोलते हैं, आप कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, आपको बेल अलाउ हो जाएगी। अगर आपकी बात से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए बेलेबल ऑफेंस है, उसमें आप नॉर्मल से अगर एक एप्लीकेशन भी दे देंगे तो मानता हूँ बेल अलाउ हो जाएगी। बट कुछ ऑफेंसेस में आपको चीजें बहुत ज्यादा वे में जाके, ग्राउंड मतलब डीप जाके समझाना होगी, तभी आपकी बेल ग्राउंड जो है वो प्रूव हो पाते हैं, जिससे आपको बेल मिलती है। सर आजकल ना इंस्टाग्राम का बहुत दौर चल रहा है, फेक अकाउंट्स बहुत बन रहे हैं। फेक अकाउंट्स अगर कोई बनाता है और किसी को कोई ट्रोलिंग करता है या अब्यूजिंग वर्ड या उसको गाली गलौज करता है, तो उसके लिए क्या उसको सजा हो सकती है? अगर ये आप थोड़ा सा बताएं जनता को। देखिए, मैं दो चीजें मानता हूँ इसमें। पहले आपने एक चीज देखी थी, एक वर्ड चलता था निक नेम। अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। क्या अपना ही नाम, मतलब आप, क्योंकि आप कोई भी आईडी बनाते हैं तो उसके दो नेम आते हैं, एक सरनेम आता है आपका जो ओरिजिनल रहता है, एक आपका आईडी नाम रहता है जी। ठीक है, आईडी नाम का जैसे इंसान लगा लेता है शॉर्ट नेम में, जैसे आपने TWS कर लिया, ठीक है, और एक आपका पूरा नेम जो रहेगा टॉक विद सेंस, और एक शॉर्ट नेम आपने निक नेम लगाया TWS, ठीक है। ऐसे ही लोगों ने, मानो एक राम नाम का लड़का था, उसने अपना नाम उसका पूरा लिखा हुआ था राम यादव, और उसने अपनी जो आईडी बनाई रखी थी वो रवि राहुल, इट्स मतलब कुछ भी लगा सकता है, इट्स वाई। तो अब वहां तक तो ठीक था, बट अगर वो अपनी आईडी का नाम प्रॉपर चेंज करके अपनी आइडेंटिटी वही रखी है, अपना नाम चेंज कर लिया, तो वो फेक अकाउंट की कैटेगरी में आ गया। अब उस फेक अकाउंट से वहां तक बनाया तो कोई क्राइम नहीं है, बट उस अकाउंट से किसी इंसान को उसकी गलत तस्वीरें पब्लिश करना, किसी के वीडियो शेयर करना, या किसी इंसान से कह सकते हो थ्रेटिंग करना, किसी को गाली गलौज देना, या किसी की कमेंट्स में जाके गलत कमेंट्स करके आना, वो क्राइम की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसमें IT एक्ट या साइबर क्राइम के तहत उसे अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती है। सर आजकल ना यूथ कौन से केस में सबसे ज्यादा फंस रहा है? आप हाई कोर्ट में बैठ रहे हैं, आप देखते होंगे, तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें यूथ सबसे ज्यादा फंस रहा यूथ सबसे ज्यादा फंस रहा है फ्रॉड केस, गेमिंग, साइबर, और सबसे ज्यादा गंदी चीज जो है वो कह सकते हैं लड़कीबाजी। अच्छा, इन केसों के ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इनकी अगर ब्रीफ में समझाऊं मैं आपको, सबसे पहले अगर जो मैंने आपको एक वर्ड दिया ना, बहुत गंदा वर्ड है लड़कीबाजी, इसको कहते हैं मनचले लड़के जो होते हैं। जी। मान लीजिए कि जो हाइकर वगैरह होते हैं, जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी एक लड़की को हायर करते हैं, उसको सामने बैठाते हैं, उसको सामने बैठाने के बाद उसका एक पार्ट होगा कि वो आप अपने अपने जो भी क्लॉथ्स हैं उनको हल्के हल्के उतारेगी, वो तुम्हारी नहीं सुनेगी, उनका वीडियो रिकॉर्डेड होता है, वो वीडियो डिस्प्ले के सामने, आपका जो कैमरा होता है उन लोगों का, उसके सामने, मतलब वो वीडियो पहले से रिकॉर्ड होगी? पहले से रिकॉर्ड होगी। वो आपसे ये कहेगी आप अपने कपड़े उतारो, अपने कपड़े उतारो, ठीक है, वो ये कहती रहेगी। आप क्या करते हैं कि जो वो ऐसे लोगों को नहीं करते हैं वीडियो कॉल जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो ऐसे लोगों को कॉल करते हैं जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हों या उनकी ज्यादा आईडी समझ ना पब्लिक रखते दिख जाती है कि इनकी आईडी ऐसी है और ये कर लेगा हों। वीडियो कॉल की। अब एक लड़का है, क्योंकि हर एक इंसान का टीनेजर ऐसा होता है कि वो वीडियो कॉल जब सामने कोई लड़की बैठी हो और वो अपने कपड़ों को इस तरीके से कर रही हो, अपने कपड़े उतार रही हो, न्यूड हो गई, आपका वीडियो दिख रहा है, आप उनका स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन्होंने आपका वीडियो, प्रोफाइल वीडियो लॉक कर लिया।
अब वो आपको वो वीडियो पर्सनली भेजेंगे पहले। पर्सनली भेजने के बाद आपसे डिमांड करेंगे कि आप पैसे दीजिए, नहीं तो आपका ये वीडियो पब्लिश कर देंगे। अब पब्लिश करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी इमेज, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदारों में क्या हो जाएगी। इन केसेस में कई लड़कों ने सुसाइड तक कर लिया। अच्छा, ताकि पता ना चले। पता ना चले। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर आता है गेमिंग, जो दूसरा मैंने वर्ड बताया। गेमिंग में ये रहता है कि एक इंसान जो होता है ना, वो लालच अपने मन में पैदा कर लेता है। गेमिंग में जैसे एविएटर गेम है या कई सारे ऐसे ऑनलाइन गेम चल रहे हैं। बहुत सारे गेम ऐसे करके हैं जो लोग उसमें अपने आप को देखना चाहते हैं कि यार हम कम टाइम में अच्छा ग्रोथ कर लें। उन्होंने अपने पैसे लगाए, पैसे लगाने के बाद वो हाईएस्ट कर रहे हैं, अपने पैसों को हीटअप कर रहे हैं कि उड़ जाए, ये उड़ जाए, वो उड़ जाए। पैसे कमा लिए। पैसे जब उनके अब उन्होंने विड्रॉल किए, विड्रॉल होके अकाउंट में आए पैसे, तो विड्रॉल से वो ट्रांजैक्शन जो हुआ, अब जिसका पैसा गया, मानो मेरा पैसा कटा, मैंने तुरंत जाके साइबर डिपार्टमेंट पे कॉल किया, मेरा मेरा ये पैसा इस गेमिंग प्लेटफॉर्म ने काट लिया, क्योंकि वो गेमिंग प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है। जब अनरजिस्टर्ड कोई भी गेमिंग प्लेटफॉर्म पैसे काटेगा, तो वो साइबर में एक तरह से ये कह सकते हैं कि चोरी मानी जाएगी, यानी कि उसके पैसे किसी ने काट लिए। उन पर रिपोर्ट लगी, अब वो पैसे आपके अकाउंट में आए थे, आपका अकाउंट फ्रीज हुआ, आपने अपने अकाउंट से किसी और को वो ट्रांसफर किए थे, तो उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। वो ऐसे तरीके से 5 लेयर बनती है, 5 लेयर तक आता है। जो 3 लेयर तक रहती है उनका तो कोई समाधान ही नहीं है। 4th और 5th लेयर वालों का समाधान है कि वो अपना नोटिस, अपनी चीजों को कंप्लायंस करा कर किसी थ्रू काउंसिल या थ्रू किसी भी लॉयर के आप वहां जाइए, जिस पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट हुआ है वहां पे जाकर अपना जवाब दाखिल कीजिए, बाय द रजिस्ट्री भेज दीजिए, आपकी सारी बातें वहां पर पहुंच जाएंगी और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। ये तो कॉमन सी चीजें हैं जो हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आजकल उनको फंसाया जा रहा है। फिर आ रहा है एक फेक मैसेज लिंक व्हाट्सएप पे कि आपकी लॉटरी लग गई, तो मैसेज आता है कि अरे आपके अकाउंट में अगर आप इस लिंक पे गए आपको 5,000 इंस्टेंट मिल जाएंगे। मिल जाए, मिल जाते हैं, फौरन मिल जाएंगे आपको। आपने देखा 5,000 तो मिल गए मुझे, और उन्होंने कहा अगर आप दोबारा से इस लिंक पे जाके ये QR स्कैन करेंगे तो आपको 10,000 मिलेंगे। बाकायदा आपके अकाउंट में 10,000 रुपए क्रेडिट होंगे। अच्छा, मतलब मैसेज आएगा, मैसेज आएगा पर अकाउंट में नहीं आएंगे। अच्छा। मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हुए, आप बड़ा खुश होंगे। वो कहेंगे आपके अकाउंट में लगता है सर मेरे अकाउंट में शो नहीं हो रहा है। आपने कहा यार मैसेज तो आ रहा है अकाउंट में, अच्छा अकाउंट में शो नहीं हो रहा है, डोंट वरी सर, मैं अभी आपको देखो एक वो भेज रहा हूँ OTP, ये आपके अकाउंट में भी शो करेगा। अच्छा शो करेगा, आपने लिया वो OTP बता दिया। OTP जैसे ही बताया उधर आप उसने एक्सेस कर लिया, आपका अकाउंट लॉग इन कर रखा है अपने पेटीएम, आपका पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जो भी है उसने लॉग इन कर लिया। अब वो आपसे पूछेगा सर कि आपका पिन नंबर क्या था उसका। अच्छा, मतलब पिन नंबर किसका? किसी भी अकाउंट का आपने जो आप ऑनलाइन चला रहे हैं, उसका पिन नंबर आपने बता दिया, कह रहे 10,000 आ रहे हैं भाई, फौरन आ जाएंगे। 5,000 तो उन्हें डाल रखे, वो भी रिस्क ले रहा है भला आदमी, जो आप वो भी देखो उसका माइंड मेंटेलिटी देखो कि वो 5,000 रुपया रिस्क में ले लिया आपके अकाउंट में डाल के। उसने देखा इंसान अगर लालची है तो या तो मेरे 5,000 गए, अगर लालची है तो मैं 5,000 के जितने हैं इसके अकाउंट में सब कट कर जाऊंगा मैं। अब तुम्हारे अकाउंट में जितने भी हो पैसे वो सब निकाल लेगा। मेरे पास रोज ऐसे 2-3 केस आते रहते हैं कि जिनमें साइबर के ऐसे तरीके से पैसे कट होते हैं। मुझसे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पैसे गलत तरीके से किसी ने काट लिए, हमने कुछ नहीं किया। पर मैं जानता हूँ क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मैं देख रहा हूँ ये ऐसा ही होता है, लोग अपने आप खुद पैसे लगाते हैं और फिर कट जाते हैं। तो सर इससे बचने के लिए कुछ टिप्स बताइए जो इंसान इससे बच सकता है। इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी फेक लिंक जब वो आता है तो उनको आप ओपन करके ना ही देखें तो बेहतर है। सबसे जरूरी है कि आप कॉल पे कभी भी अपना OTP शेयर ना करें, कोई भी हो, कोई भी बैंक, साफ साफ बैंक अपनी अथॉरिटीज ये देता है, ये रूल्स और रेगुलेशन बताता है कि हम कभी भी अपने ग्राहक को कॉल करके उससे OTP नहीं मांगते। हाँ, बैंक के द्वारा, बैंक के द्वारा आप बैंक आइए, बैंक जाकर अपना सब कुछ शेयर कीजिए। और मेरा एक और ऑप्शन ये रहेगा कि आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट वाले जो ऐप्स हैं वो चला रहे हैं, जैसे फ़ोन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे और भी रमी है, मतलब बहुत सारे। तो लिमिटेड कर दो, उनको 1 से 2 रखो और सब में अपना बैंक अटैच मत करो। अगर आपने किसी भी ऐप को कर लिया तो उसके जो अमाउंट है ना, आपने डायरेक्ट बैंक से लिंक मत करो उसको। बैंक से अगर लिंक करा है तो बार-बार ट्रांज़ैक्शन मत करो। ट्रांज़ैक्शन क्योंकि आप उसमें से जैसे अगर आपका डेली खर्चा 100, 200, 300, 500 रुपए तक का है,
या महीने का 5-10 हज़ार रुपए का है, तो आप उतने पैसे निकाल के अपने वॉलेट में ऐड कर लो। उस वॉलेट से आप बार-बार ट्रांज़ैक्शन, उसका कोई चार्ज भी नहीं जाएगा। ये बहुत छोटी-सी बात है, हुँ। जो मैं नहीं किसी बैंक पर्सन बताता आपको ये बात, पर मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, ये तो हमने जितने सुना ही नहीं था आज तक कि वॉलेट में निकाल के रख लो। वॉलेट में निकाल के रख लो, हुँ। वो भी एक वॉलेट है। जैसे कि हुँ। कहते हैं ना, घर में हमारी बहुत सारी इनकम हुई, हमने अलमारी में रख अलमारी दिए में। पैसे, हाँ। कुछ पैसे निकाल के अपने वॉलेट में रख दिए। वो सेम वो प्लेटफ़ॉर्म भी काम करता है। हुँ। कि आप बहुत सारे पैसे उसमें मत डालो। आप बैंक डायरेक्ट मत करो। आप उस वॉलेट में ऐड कर लो, उस वॉलेट से आप ट्रांसफ़र करो। हुँ। उससे आपके दिन में चाहे कितने भी ट्रांज़ैक्शन करो, आपको कोई चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप बार-बार बैंक से करते हो, दिन में, क्योंकि बैंक भी आपको 5 ट्रांज़ैक्शन की परमिशन दे रहा है। जी। अब 5 से ज़्यादा हो रही है तो बैंक आपसे ₹2-3 चार्ज ले रहा है। आपको भी नहीं पता चलेगा, वो साल में जब या 6 महीने में क्वार्टरली जब कटेंगे, तब आप कहेंगे अच्छा ये पैसे भी होते हैं। हुँ। तो ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। सर, अभी आपने स्टार्टिंग में पॉस्को एक्ट के बारे में बताया। सर, ऑडियंस को थोड़ा-सा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए, ये क्या होती है? पॉक्सो एक्ट जो है, वो खासकर जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट से हुँ। रिगार्डिंग ये एक्ट बनाया गया। जिसमें ये नहीं था कि कोई बच्चों को मारता है, तोड़ता है, तब ये ऑफेंस लगेगा। ये सिर्फ बैड मैनर्स, जी। जो बैड टच मैंने आपको बताया था, गुड टच और बैड टच, जी। ये उसमें डिफाइन है कि एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, हुँ। उसके साथ में अगर कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट, मतलब वो टच वाली चीज़ से तो ये अलग हो गई ना फिर अब? टचिंग तो ये है, टचिंग के साथ में जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब ये हो गया कि किसी का बॉडी का पार्ट हुँ। बेड पे में टच करना, हुँ। ये पॉस्को एक्ट के अंदर पॉक्सो आएगा। एक्ट के अंदर है। जी। क्योंकि गलती जो कर रहा है इंसान, वो बच्चे ने बताया आपको, हुँ। क्योंकि मैंने आपसे बताया, मैंने फैमिली को ये 2 चीज़ें सिखाना चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, हुँ। ताकि उनसे बच्चे वो पूछ सकें, बेटा तुम्हें अंकल ने कैसे टच किया, या भैया ने कैसे टच किया, तो बताएं वो उनको, हुँ। मम्मी इन्होंने मुझे बैड टच में टच किया, या मम्मी इन्होंने मुझे गुड टच में टच किया। हुँ। अगर उन्होंने बता दिया, तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं पॉक्सो एक्ट में। सर, पॉस्को एक्ट जो है ये झूठे भी लगाए जाते हैं? जी। हाँ, किस तरीके से होते हैं? कुछ केस अगर आपके सामने ऐसा आया तो उसे बताइए तो? देखिए केस आया क्योंकि था ये मेरे से। बहुत ट्रेंड में चल रहा है इंडिया में और हर 2-3 महीने में एक केस दिख ही जाता है इसमें का। देखिए पॉक्सो एक्ट जो है ना, असल हुँ। में दिक्कत ये है कि ऐसे एक्ट की सुनवाई बहुत कम है। हुँ। एक बार ये लग जाता है, बहुत आसानी से लग जाता है, जी। पर इसको प्रूफ करने में काफ़ी समय लग जाता है। पर उस इंसान से पूछिए, इस पे झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं इस एक्ट को लेकर के, हुँ। तो वो अपनी चीज़ सिद्ध करने में टाइम लगा देता है। और तब तक बेल नहीं होनी है। मान लीजिए माँ-बाप, एक किसी की रंजिश चल रही है, मानो अगर मेरी रंजिश किसी से चल रही है, मैंने जी। अपने बच्चे से कहा बेटा तुम्हें इस अंकल के खिलाफ बताना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि इस अंकल के खिलाफ बताना है कि इसने तुम्हें गलत तरीके से यहाँ-यहाँ टच करा है। जी। बच्ची ने कह दिया, बच्ची ना समझती, बच्ची अगर नहीं कहती तो पापा से डाँट खाती, मम्मी से डाँट खाती। हुँ। पापा को अपना अपना इंटेंशन प्रूव करने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इन लोगों का सहारा लेना पड़ता है। छोटे-छोटे बच्चों का सहारा लेना पड़ता है। या बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे छोटे-छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, या फिर जो ऐसे काम स्पेशली लोग कर रहे हैं, उन लोग को लोग हायर कर लेते हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा बताना है। तो ये सारी चीज़ हमारे समाज में बहुत गलत हो रही है। तो मेरा मानना ये है कि जब भी तुम्हें लगे हुँ। कि तुम्हारे अगेंस्ट ऐसी, जब भी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, तुम प्लीज़ मेक श्योर ये रहिएगा हुँ। कि उसके घर में बच्चे ना हो। घर में बच्चे ना हों। और बच्चे अगर हैं, तो अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाइए। हुँ। आप जहाँ भी रहें, जब तक आपका लड़ाई का विवाद रहे, हुँ। उस ड्यूरेशन में आप थोड़े दिनों तक अपने आप को सेफ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी सीसीटीवी कैमरा वाली जगह को बिताइए, हुँ। ताकि आपके साथ में कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि घटना अगर होती भी है, अगेंस्ट में आपके अगर कोई एफआईआर लॉन्च होती भी है, हुँ। तो वो वीडियो या सीसीटीवी फुटेज आपको बचा सकती है। सर, वुमेन सेफ्टी को लेके बहुत सारे सवाल उठते हैं। हुँ। कुछ कानून ऐसे बताइए जिसमें वुमेन सेफ्टी के लिए वो उनके यूज़फुल हो? देखिए वुमेन सेफ्टी के लिए मैं मानता हूँ हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कानून किसी के लिए बने हैं, हुँ। तो वुमेन्स के लिए बने हैं। बट अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारे लिए क्या एक्ट है, क्या नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रूव करेंगे? आज जैसे कि समाज जैसे डेवलप होता जा रहा है, हमारा देश बहुत डेवलप कर रहा है। हुँ। तो जब देश डेवलप होता है, तो उस देश के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि लड़कियाँ जो होती हैं घर से बाहर निकलना स्टार्ट कर देती हैं। हुँ। तो सबसे पहले जब वो घर से बाहर निकलती हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि घर से बाहर निकलने के राइट क्या हैं हमारे। हुँ। अगर वो ट्रेन में सफ़र कर रही हैं या बस में सफ़र कर रही हैं, तो उनमें उनके ऑलरेडी रिज़र्वेशन होते हैं, उनकी सीट रिज़र्व होती है। हुँ। अपनी सीट को वो कहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, कौन से एक्ट में है, ये सब उन्हें पता होना चाहिए। हुँ। या वो जिस कंपनी में काम कर रही हैं, तो उस कंपनी का प्रॉपर एक पैनल होता है, हुँ। वो पता होना चाहिए कि क्या लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या काम रहेगा। हुँ।
क्योंकि आजकल क्या होता है कि सैलरी कुछ होती है, काम कुछ बताया जाता है, कराया कुछ जाता है। हम्म तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वर्क प्लेस पे वही काम दिया जाएगा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होगा। हम्म अगर आपको उससे अलग काम दिया जाता है, तो आप बताइए, आज प्रमोशन के लिए लड़कियों को हम्म ही क्यों प्रमोट किया जाता है, जल्दी लड़कों को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि वो लोगों का इंटेंशन जो रहता है ना, जो गलत मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो गलत ही इंटेंशन से लोगों को देखते हैं। हम्म जब उस इंटेंशन से देखते हैं, तो फिर वो लड़कियों को ऑफर देते हैं। हम्म अब जब किसी लड़कियों ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया होगा, तभी तो वो हर एक से कहने की हिम्मत रखते होंगे। हाँ, उनकी हिम्मत भी तभी बढ़ेगी। और जिन लड़कियों के साथ में हुआ है, उनको ये पता ही नहीं था हम्म कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट करना भी एक ऑफेंस है। अच्छा, वर्क प्लेस पे। यानी कि अगर आपको कोई ऑफर भी कर रहा है ना ये चीज, हम्म कि आप मेरे साथ ऐसा करो, हम्म। तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी तो में वो आता दोनों है। फंस सकते हैं उस केस में। बिल्कुल। दोनों के ऊपर केस हो सकता लड़की के ऊपर नहीं होगा, लड़की तो इस बात के लिए अपनी चीजों को प्रूफ करेगी ना कि मेरे साथ में सर मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी और इसने मुझ इंसान से मुझसे ये करने के लिए प्रेशर कर रहा है, मैं यहाँ काम करती हूँ। है। वो बंदा फंस जाएगा। जिसका वो काम वहाँ पे होगा वो। अब ये चीजें ठीक भी हैं हमारे समाज में, वो गलत भी हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक लॉ आपको ऐसा कौन सा लगता है जिसमें चेंज होना चाहिए? देखिए, लॉ कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जी। लॉ सब ठीक है। बस चेंज होना है तो वो अथॉरिटीज जो होती है ना, उसको फॉलो करानी वही लॉ को, उनकी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए कि वो किस तरीके से देखते हैं लॉ को, मतलब लॉ सब ठीक है बस। लॉ। क्योंकि लॉ जो बनाया जाता है ना, वो इतना खूबसूरत लॉ बनाया जाता है, बहुत खूबसूरत। हम्म क्योंकि जब भी देखिए लॉ बनता है ना, तो लॉ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम्म उसको ऑब्जर्व करके बनाया जाता है कि किसी भी इंसान के राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, हम्म किसी के फंडामेंटल राइट पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हम्म क्योंकि अगर इनके फंडामेंटल राइट पे आंच आई उस लॉ से, तो वो लॉ फॉलो ही नहीं करा जाएगा, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा देश में हमारे। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको ओवरव्यू करता है। हम्म एक लॉ आपने पार्लियामेंट में भेजा, हम्म पार्लियामेंट में आपने पास आउट करा लिया, आपके राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया। वो साइन होने के बाद रिव्यू के लिए कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट। हम्म सुप्रीम कोर्ट उसको ऑब्जर्व करता है। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें किसी इंसान के राइट, फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, तो वो वापस पार्लियामेंट को भेज देगा कि आप इसमें ये चेंजेस कीजिए। हम्म अदरवाइज ये लॉ या ये सेक्शन फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे किसी इंसान के राइट वॉलेट हो रहे हैं। बहुत सारे लॉ आज भी हमारे देश में सस्पेंड पड़े हुए हैं, हम्म। कि जिनमें बनाए बहुत लॉ जाते हैं, हर, मैं मानता हूँ हर महीने 2 महीने में एक लॉ बन जाता है, पर जी। वो लॉ फॉलो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि किसी न किसी इंसान के फंडामेंटल राइट को ठेस वायलेट पहुंची। कर रहे थे। सर, आजकल आप देख रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है हम्म, सर, और हंगर स्ट्राइक चल रही है, 10-12 दिन के समथिंग हो चुका है। हम्म, अगर इस स्ट्राइक के दौरान किसी व्यक्ति की वहां मौत हो जाती है, हम्म। तो उसके अगेंस्ट क्या केस बन सकता है, और ये केस किस पे होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी है, या वहाँ पर ज़रूरी नहीं है सब सीजेपी के जी हों। जी जी। कुछ लोग पर्सनली गए, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाकर लोग अपनी बातों को सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए संसद तक पहुँचाना चाहते हैं, या गवर्नमेंट तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए कि हम लोग चाहते क्या हैं। वहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं भी अभी लास्ट टाइम में देखा, जी तो वहाँ पर एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, वहाँ पर सिर्फ सबका मोटिव एक है कि हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम, उसको परफेक्ट कैसे बनाया जाए। जी। ठीक है? अगर हमारे देश का देखिए, कह सकते हैं ये एक गलत प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश पर ये, कि हमारा यूथ अपनी जान देने को तैयार है। पर हमारे देश की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कभी भी, हर एक गवर्नमेंट आती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट। मैं गवर्नमेंट को पार्टी का नाम नहीं देता। जी। गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार, भारत को रिप्रेजेंट कराने ये वाली बात एक वकील ही सरकार। कह सकता है। तो उसका एक काम होता है कि वो अवाम की सुने, अवाम के लिए क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें हैं, वो चीज़ सुने। पर हमारी सरकार नहीं सुन पा रही है या नहीं देख पा रही है। उन लोगों की मांग क्या है? एटलीस्ट उनकी ये मांग है कि जो भी एजुकेशन को देख रहा हो ना, वो अपना रिजाइन कर दे। रिजाइन करने के बाद नया बंदा आ जाए। अरे आपकी पार्टी का ही बंदा आएगा, कोई दूसरी पार्टी का नहीं आएगा, उस बंदे को कोई और पद दे दो। एटलीस्ट किसी की जान तो बच सकती है। और अच्छा, जिसकी जान जा रही है, वो अपने आप ये कह रहा है कि भाई मेरी जान जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं। नहीं, मेरा सवाल सर अब भी यहीं पे अटका कि अगर उस स्ट्राइक के दौरान हम्म। किसी की मौत होती है, तो वो केस किसके ऊपर बनेगा? देखिए, वो केस
आप ये करके नहीं कर सकते कि वो मेरा उनकी वजह से मरा, क्योंकि आपका बच्चा है, हुँ, वो जानता था अगर वो हंगर रहेगा, भूखा रहेगा, तो यानी कि वो खुद मरने की हुँ, ये वो कर रहा है। बल्कि मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर सुसाइड अगर इंसान कर रहा होता, अगर सुसाइड कर ली हुँ। और मर गया, तब तो वो ठीक है, अगर बच गया, तो सुसाइड करना भी क्राइम है, अच्छा, तो उसको सज़ा हो सकती उसको है? सज़ा हो सकती हुँ। लेकिन सर बात अब भी फिर वही है। है। भैया हाँ, कि अगर वो वहाँ पे कोई मरता है, हाँ, तो वो केस किसके ऊपर बनेगा और या वो केस होगा एफआईआर होगी लॉन्च या नहीं एफआईआर होगी? लॉन्च नहीं होगी वो। हुँ, वो अप्राकृतिक मृत्यु जो होती है, हुँ। उसमें दर्ज हो जाएगा, अच्छा। ठीक है? उसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, बाकायदा प्रोसीजर वो चलेगा, हुँ, बट उसकी डेथ क्यों हुई, किस बेसिस पे हुई, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर वही मैंने बताया ना, अथॉरिटी होती है, हुँ, अथॉरिटी फॉलो कराएगी, फॉलो कौन कराएगा? अथॉरिटी पर्सन। अब वो अगर ये कह दे कि ये तुम्हारे लिए मरा है, हुँ। तो एक सत्ता में चलने वाली सरकार के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना। सर आजकल ना जीएफ और बीएफ का कल्चर बहुत चल रहा है। आपने भी देखा होगा रात-रात भर चैटिंग हो रही है 2-2 3-3 साल तक की आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं। सर ये केस ना लोग देख रहे हैं एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 3-3 4-4 साल से साथ में हैं। जब 3-4 साल हो जा रहे हैं, उसके बाद एकदम से इल्ज़ाम लग रहा है लड़के के ऊपर कि इसने मेरे साथ गलत करा और पुलिस उठा के उसे अंदर डाल दे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं 2 बातें जानता हूँ। मैं ये यूथ के लिए बता रहा हूँ, बड़ा गलत हालाँकि मैसेज है मेरा ये, जी, और उनकी सेफ्टी के लिए है। लड़का हो या लड़की, ठीक है? दोनों अपनी कंसेंट से आते हैं, जी। ठीक? दोनों अपनी कंसेंट से आ गए, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी पता है क्या चीज़ है? अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, तो पहले इस चीज़ को क्लियर करें, बहुत बढ़िया। राइट। ठीक? हुँ, शादी नहीं करना है, हुँ, रिलेशनशिप में रहना है, हुँ, तो जब आप ये बात कर रहे हो, तो देखिए हर एक इंसान के पास चैटिंग होती है, कॉल रिकॉर्डिंग होती है। हुँ, तो या तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ये बात डिफाइन कर लो हुँ। कि हम शादी नहीं करेंगे, हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और उस चीज़ का प्रॉपर स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है। फर्दर काम आएगा, हुँ, आगे काम आ सकता आगे है। काम आ सकता है, हुँ, ठीक है? हुँ, आपने वो चीज़ें बता दी, हुँ, या कॉल रिकॉर्डिंग पे वो बात आपने हुँ। अच्छा एक क्वेश्चन मैं रोकूँगा सर हुँ, यहाँ पे। अगर ये जो चीज़ें उसने एविडेंस इकट्ठे करे, वो हुँ, कोर्ट में प्रूव हो जाएँगे मतलब वो कोर्ट उसको हाँ, लेने से मान एडमिसिबल है, हुँ, डायरेक्ट एविडेंस है ना हुँ, ये, हुँ, क्योंकि कन्वर्सेशन हम निकालेंगे ना, एक हुँ, वकील आपकी कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करेगा, हुँ, वो क्या एलिगेशन लगाएगी आपके ऊपर। हुँ, कि इसने मुझे धोखे से बुलाया और ये वगैरह-वगैरह। लेकिन मेरा वही है ना मकसद कि 4 साल आप एक बात बताइए, आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हैं? हुँ, आप अगर किसी होटल जा रहे हैं, तो होटल में क्या होता है? हाँ, आप एक रूम पे जा रहे हैं, हुँ, क्या होगा? क्या होगा? हुँ, ठीक। मेंटालिटी हर एक जानता है, हुँ, पर सिर्फ़ कसूरवार लड़का ही क्यों होता है? लड़की क्यों नहीं हो सकती? वही पूछ जबकि साइंटिफिक रीज़न अगर आपको पता हो, तो लड़के के अंदर कितना सेक्स रेशियो है? लड़की से कम है। लड़की के पास 70% से प्लस होता है। तो फिर लड़का ही क्यों गलत है? हुँ, लड़की क्यों नहीं गलत है? लड़के के अंदर ही हवस होती है, लड़की के अंदर नहीं हो सकती। हुँ, दोनों वर्ड हैं, गलत हैं। हम बोल रहे हैं अपनी ज़ुबान से गलत है, बट हमारे समाज को समझना होगा। हुँ, आज तक ये आता था कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हुँ, आज का मोटिव ये है, मैं बताऊँगा, बेट बेटा बचाओ, बेटा पढ़ाओ। हुँ, क्योंकि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लड़कों की नहीं सुनी जाती है। हुँ, हुँ, लड़कों की कौन सुनेगा? हुँ। हम सुनेंगे। अच्छा, जी, वकील सुनेंगे। हम सुनेंगे, हम हुँ, बताएँगे उनको उनके राइट्स क्या हैं। हुँ, क्योंकि आज आप देख लीजिए ट्रेंड में क्या चल रहा है। हुँ, एक लड़का अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ में, अगर किसी लड़की की डेथ हो जाती थी, हुँ, तो लड़कियों का पूरा समाज कि देखो लड़का जात होती है ऐसी है, मर्द जात होती है, सबने किया। हुँ, बिल्कुल, आज लड़कियाँ दम पे दम बढ़िया तरीके से एकदम प्री प्लान्ड तरीके से मार मार रही हैं। रही हैं। हुँ, किस-किस तरीके से मार रही हैं? हुँ, कोई ड्रम में बंद कर रही है, हुँ, कोई पहाड़ से धक्का दे रही है। हुँ। और ज़रूरी नहीं है कि और पढ़ा अब तो एक सर अभी आगरा का केस है वो, उसने वो टाइल्स में बिछा आप दिया उसकी उसे। क्रूरता देखिए, जी। उससे समाज में कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। एक डर का माहौल पैदा हो गया। हुँ, अगर एक नॉर्मल इंसान जैसे देखिए, हम तुम क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपनी फैमिली में शादी कर लेते हैं, ठीक है, वो सही सलामत है। हुँ, उस इंसान से पूछिए जो मैट्रिमोनियल साइट से अपनी शादी कर रहा है, या किसी अनजान इंसान से शादी करता है, जिसे जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारी कौन-सी मैरिज है? अरेंज मैरिज। जी। अब अरेंज मैरिज का मतलब ये है कि हमने एक-दूसरे को जाना तो है नहीं, पहचाना भी नहीं, पता भी नहीं कौन है, क्या नहीं। हुँ, उसका पास्ट क्या था, हमारा पास्ट क्या है। अब आप मिले, अब शादी के बाद आप लोगों ने तो बताया कि हनीमून नाम की भी चीज़ होती चीज़ है। हुँ, ये घूमने जाओ, फैमिली वालों ने भेज दिया प्लान करने जाओ। अब अगर लोग ये जो घटनाएँ हो रही हैं, अगर इसको ही मन में बसा लेंगे, तो वो कभी हनीमून पे ही नहीं जाएँगे। हुँ। तो कहेंगे नहीं भई मैं नहीं जाऊँगा। अगर बेचारे वो घर पे ही रह रहे हैं, तो घर पे ही मार दिया जा रहा है। वहाँ पे भी तो नहीं बच रहा है।
तो अरेंज मैरिज का तो मैटर ही खत्म हो जाएगा। फिर लव मैरिज पे कहानी आ जाएगी, चलो भाग नहीं, के शादी लव करेंगे। मैरिज में भी वैसी केस है सर। मैरिज में हम्म, तो हम बचे कैसे? वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे एक लड़का अपने आप को बचा सकता सबसे पहली चीज, आप कोई भी हो, सबसे पहले आप ओपन होना सीखिए। है। ओपन का मतलब ये है कि आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, लव मैरिज कर रहे हो, तो अपनी बातों को ओपनली रखिए आप, कि आपका पास्ट क्या है, और ऐसे ही उससे ओपनली एक्सपेक्ट कीजिए कि देखिए ओपनली चीज़ों को बताइए, अगर आपको पसंद नहीं हो, मुझसे शादी नहीं करनी, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मैनेज कर लूँगा। अगर आपको लगता है कि मेरे आप मना करोगे तो आपकी फैमिली में क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, तो आप वहाँ पर गलत हो जाइए, आप खुद मना कर दीजिए उस चीज़ को, कि मैंने मैं नहीं करूँगा। बट उस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। उसके पीछे का इंटेंशन ये है कि आपका परिवार बन सकता है, आपकी फैमिली आगे की बन सकती है। बिल्कुल। अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, तो मैं मानता हूँ आप डिसीजन गलत लेंगे। सर एक ट्रेंड बोल लीजिए या ऐसे कुछ बोल लीजिए ऐसा कि लोग बोलते हैं कि इंडिया में जस्टिस डिले और जस्टिस डिनाई वाला वर्ड ही बोला है कि इंडिया में इस तरीके के केसेस होते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। आप इस तरीके से इसको किस तरीके से देखते देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल और बहुत अच्छे वे में देखता हूँ, हैं? जी। क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है ना, उसका एक सिद्धांत ये है कि 100 हुँ, गुनहगार छूट जाएँ, पर एक जो बेकसूर है, उसको सजा ना हो। हुँ, इसीलिए जो पार्ट्स है ना, ये कि जो डिले हो रहा है हुँ, और जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, वो पार्ट ये है कि आपकी चीज़ें प्रूफ नहीं हो पा रही हैं। आपके एविडेंस, आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपका ट्रायल, हुँ, ये सब में टाइम लगता है, क्योंकि हमारी न्यायपालिका में मैं मानता हूँ कमी है। क्या कमी है? कि एडवांस नहीं है। हुँ, थोड़ा जैसे अब बड़ी-बड़ी कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हुँ, या मैट्रिमोनियल जो स्टेट्स हैं या सिटी हैं, उनमें क्या है, एडवांस कोर्ट्स हैं। वहाँ ऑनलाइन हियरिंग, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। हुँ, पर आज भी कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं, जैसे जो लोअर्स कोर्ट होती हैं, जो छोटे-छोटे तहसीलों में या जिलों में हैं, जहाँ पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है, हुँ, पर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल बहुत हल्के हो रहे हैं। तो वहाँ पर ज़रूरत है एडवांस टेक्नोलॉजी की, जिससे कि ट्रायल और वो जल्दी हो। हुँ। मान लीजिए कि ट्रायल होता है, तो ट्रायल में जो जिस इंसान ने इन्वेस्टिगेशन किया होता है, तो कोई डॉक्टर भी होगा, एक इंस्पेक्टर होगा और गवाह भी होंगे, तो वो लोग कहीं न कहीं चले जाते हैं, हुँ, ठीक है? क्योंकि इन लोगों की परमानेंट ड्यूटी नहीं रहती है, जहाँ होते हैं वहाँ चले जाते हैं। अब पार्ट आता है कोर्ट के अंदर ट्रायल का, जिस इंसान ने मुकदमा किया था, चलो वो तो वहाँ का था, और जिस इंसान ने मुकदमा किया है, वो भी वहीं रहेगा। हुँ, पर जो मुकदमे के और लोग थे, जिन्होंने मुकदमा किया था, मतलब उसका पार्ट जैसे ट्रायल किया था, इंस्पेक्टर थे, डॉक्टर्स थे, उनका ट्रांसफर होके कहीं और चला गया। हुँ। तो अब कोर्ट उनको बुलाएगी, आइए आप, तो पहली डेट पे नहीं आ पाते, सम्मन पे नहीं आ पाते। अगर ये एडवांस सिस्टम बहुत तो तेज़ी वो से ऑनलाइन हो सकता है। इम्प्लीमेंट हो जाए, हुँ, हालाँकि हमारा जो न्यायपालिका है उसमें लगा हुआ है, हुँ, बट अभी प्रोसेस थोड़ा स्लो है हुँ। इस चीज़ का, कि वीडियो कॉल पे जो है क्रॉस एग्ज़ामिनेशन या उनकी गवाही कराना, वो सब नहीं हो पा रही है, जल्दी नहीं हो पा रही है, बहुत टाइम लग रहा है। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो आ गई है, तो उसका एक पार्ट हम अपने कोर्ट्स में भी रिप्रेज़ेंट बनाएँ उसको। सर इंस्टाग्राम पर लोग रील बना के एक-दूसरे को ना इंसल्ट कर रहे हैं या उसकी ट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है? क्योंकि आजकल ट्रोलिंग बहुत चल रहा है, रोज़ आपने वीडियो बनाई उसके अगले दिन मैंने डाल दी। तो इस पे कोई लीगल केस कर सकता है कोई? देखिए, सबसे मेन जो होता है, वो ये है डिफेमेशन, ठीक है? अब वो किस तरीके से किया जा सकता हुँ, है? इंसान पर्सनली कर सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकता है, किसी लेटर के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा कर सकता है। हुँ। तो पहली तो डिफिनिशन आ गई, आप उसके खिलाफ सिविल सूट फाइल कीजिए। अगर आपको उसको क्राइम में कन्वर्ट करना है, तो आप सोशल मीडिया पे कराएँ, तो आप आईटी एक्ट में जाइए, अच्छा। आपको आईटी एक्ट में बिल्कुल उसका पूरा सहारा मिलेगा, या साइबर में जाइए। हुँ, अगर कोई फेक अकाउंट है, आपको थ्रेटिंग कर रहा है, आपकी इंटिमिडेशन कर रहा है, आपको कोई धमकियाँ दे रहा है, आपको गाली-गलौज दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। हुँ। और ये ऐसा करना भी एक क्राइम की कैटेगरी में आता है। अच्छा ये किसी को ट्रोल करना, किसी को ऑनलाइन आके कुछ बोलना, ये हुँ, क्राइम में हो सकता है। जी, क्राइम में हुँ। कन्वर्ट हो सकता सर अभी ना वुमेन्स की हम लोग बात कर रहे थे इतनी, तो कोई लड़का-लड़की अगर शादी करने जाते हैं, है। हुँ। तो उनको कानूनी कौन-सी बातें पता होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए, देखिए, जब अगर शादी कर रहे हैं वो, अगर उनको नॉर्मल सी बातें बेसिक नहीं पता है, जैसे कि शादी होने से पहले एक रिश्ता चलता है, जी। ठीक है? रिश्ता चलने के बाद उनको दिखता है कि दोनों परफेक्ट हैं एक-दूसरे के लिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ता है। उसको कन्वर्ट कराते हैं वो मैरिज में, हुँ, हुँ। और मैरिज में कन्वर्ट कराने के लिए उसको कॉमन से कुछ बातें पता होना चाहिए कि उसके क्या-क्या अधिकार हैं। हुँ, जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं झूठे एलिगेशन आ जाते हैं कि दहेज की डिमांड कर रहे हैं। हुँ, दहेज एक
बहुत गंदा शब्द है हमारे समाज के लिए। जी। दहेज देना भी अपराध है, तो दहेज लेना भी अपराध है। आपने ये मैक्सिमम लड़कियों की साइड से केस फाइल होते हैं कि दहेज की डिमांड डिमांड की गई तो आपने दहेज दिया ही क्यों था? तो सर शादी भी तो कहाँ होगी? तो मैंने बताया ना, जब दोनों पार्ट आपको पता है, दहेज मांग रहे हैं तब भी आप दे रहे हो, नहीं मांग तब भी दे रहे हो, तो अपराध तो दोनों लोग कर रहे हैं ना। मेरा तो मानना ये है, अगर इंसान पैदा हुआ तो उसने अपराध कर दिया। मतलब कैसे सर, थोड़ा सा डिफाइन करिए। डिफाइन ये है कि जब दुनिया में आया, अगर वो जिया, वो जिएगा, कहीं ना कहीं फंसेगा। कहीं ना कहीं फंसेगा, साइबर का शिकार हो जाएगा, आम लोगों का शिकार हो जाएगा। उन्हें शादी कर ली तब भी उन्हें अपराध कर दिया। शादी करना भी एक क्राइम है। अच्छा सर, आप ना पूरी कन्वर्सेशन के बीच में शादी के बहुत खिलाफ है। शादी के खिलाफ नहीं हूँ मैं सपोर्ट में भी नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या रास्ता निकाला जाए? रास्ता ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से की गई एक रिलेशनशिप, एक शादी का नजरिया, क्योंकि शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। शादी ये नहीं किसी के साथ उठाई बनवा दी गई। बिल्कुल। शादी का मतलब होता है एक परिवार बनाना। शादी का मतलब होता है एक नई दुनिया बनाना, एक आने वाली पीढ़ी को जन्म तैयार करती है शादी। सर बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी आपके बीच में। एक ना रैपिड फायर करेंगे आपके साथ। एक चीज चूज करनी होगी उन दोनों में से आपको, ठीक है? शुरुआत करें, कानून या इंसानियत? मेरा मानना ये है जी, नहीं एक पिक करना है। ओके, कानून या इंसानियत? इंसानियत। सच या सबूत? सबूत। पुलिस या लॉयर? बेस्ट लॉयर। कोर्ट या सेटलमेंट? कोर्ट। कोर्ट। सर एक लीगल एडवाइस आप यूथ को क्या देना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि हाँ पता होना चाहिए? मेरी यूथ के लिए सिर्फ एक ये बहुत अच्छी सी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप जानिए कि आपके लॉज क्या हैं। एक बहुत शॉर्ट टर्म्स में या शॉर्ट चीज़ों को जानिए कि ये लॉज हैं आपके। आप जो वक्त दे रहे हैं ना, आपका स्क्रीन टाइम देखा जाकर आपका फ़ोन का 8 से 9 घंटे लगेगा। और खासकर उन पेरेंट्स के लिए भी ये सीख है कि अपने बच्चों पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, उनकी हिस्ट्री चेक करें कि वो करते क्या हैं। क्योंकि जो चीज़ें आज के टाइम में हो रही हैं वो बहुत गलत है, क्योंकि आपका बच्चा किस वे में जा रहा है या आप उसका फ़ोन बता देगा। तो आप अगर उसका फ़ोन फाइंड आउट कर सकते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि वो क्या चाह रहा है, जा कहाँ रहा है, उसका वे ऑफ क्या है। क्योंकि एक फ़ोन उसको पढ़ने लिखने का भी राइट देता है, एक फ़ोन उसको बिगाड़ने का भी राइट देता है, एक फ़ोन उसके साथ बहुत सारी गलत चीज़ें भी क्रिएट कर सकता है। तो फ़ोन में अगर आप टाइम दे ही रहे हो और फ़ोन को ही आपने अपनी दुनिया मान लिया है, तो फ़ोन से अच्छे काम करना भी सीखिए। सिर्फ सोशल मीडिया पे रील, कंटेंट शेयर करना, गेमिंग खेलना, यही एक लाइफ नहीं है। आज हमारा देश बहुत मॉडर्न हो चुका है, एडवांस टेक्नोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप वीडियोज़ देखिए, अच्छी वीडियोज़ भी देख सकते हैं आप। वीडियोज़ में आप पॉडकास्ट भी देख सकते हैं, TWS के पॉडकास्ट देख सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिट दे सकती हैं। बुक्स पढ़िए आप, ऑफ़लाइन बुक अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ सकते हैं आपके फ़ोन में। आपको कैरी करने का शौक नहीं है बहुत सारी चीज़ें, तो फ़ोन तो कैरी कर ही रहे हैं आप एटलीस्ट, उस फ़ोन में बुक पढ़ लीजिए आप। पर पढ़िए, एटलीस्ट जहाँ आप 8 घंटे दे रहे हैं, वहाँ 7 घंटे दीजिए, पर 1 घंटा आप पढ़ने में दीजिए, उसी फ़ोन में ही। मैं आपसे फ़ोन नहीं दूर नहीं कर रहा, आप फ़ोन अपने पास रखिए। सर कुछ और चाहते हैं बताना, या कुछ और ऐसी कोई एडवाइस या और कुछ मन में आ रहा हो कि हाँ मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों तक पहुँचा सकता हूँ? देखिए, मेरे मन में तो बहुत ख्याल है, मैं एक वकील हूँ, दिन भर बोल सकता हूँ, और पर इतना भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है यूथ जो है बस बहुत लिमिटेड टाइम देती है, चीज़ों को सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए। अच्छा सर, हमारी बातचीत के दौरान ना एक चीज़ छूट गई। आपने हमें बताया था कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ। जी। उस किताब के बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, मैं एक बुक लिख रहा हूँ, एक फैसला जिसने ज़िंदगी बदल दी। एक फैसला जिसने ज़िंदगी बदल दी। जी। तो वो हमारी लाइफ़ होती है ना, तो उसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं। कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं कि हम जो रोज़ नहीं कर पाते हैं, और हम सक्सेस होना चाहते हैं, पर करना कुछ नहीं चाहते। तो सक्सेस ऐसे नहीं हो सकते। मेरा मानना ये है कि एक इंसान 100% सही कभी नहीं होता। पर वो अगर वो कोशिश करे, वो अगर ठान ले कि मुझे एक दिन में 1% सही होना है। मानो अगर मेरी कोई एक लत है कि मैं ये नहीं छोड़ सकता, मैं 1% कोशिश करके देखूँगा, मैं छोड़ दूँगा। 2% पर और ज़्यादा छोड़। तो मुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि 2% करना है, तुम्हें हर दिन 1% करना है। 1-1% करके आप 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे?
बहुत चेंजेस है। 365%। आप समझते हैं 100% से ज़्यादा रेशो हो गया ये। अगर आप हर एक चीज़ को एक आप मान लीजिए आपकी कोई बैड क्वालिटी है, एक इंसान को नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। जी। कि जब वो नेगेटिव होगा ना, तब उसको सामने वाले की पॉजिटिव दिखाई देगी। अगर पॉजिटिव होगा उसको सामने वाले की नेगेटिव दिखाई देगी नहीं। नेगेटिव बनना ज़रूरी है। नेगेटिव बनना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और काफ़ी कीमती वक़्त आपने देके और कई सारे सवालों के जवाब दिए ताकि यूथ समझ सके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर TWS पे आने के लिए सर। दोस्तों ये एपिसोड मुझे नहीं लगता सिर्फ़ एक लॉयर ने कुछ चीज़ें समझाई हैं। मुझे लग रहा था सर की बातचीत से कि सर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इतना अच्छा मोटिवेट कर रहे थे और लॉस भी कई सारे समझाए, पॉस्को एक्ट के बारे में समझा, साइबर क्राइम के बारे में समझा, लोगों के राइट्स क्या हैं ये समझा। दोस्तों ये एपिसोड शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको इनकी वाक़ई में ज़रूरत है। और टॉक विद सेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर गेस्ट लाने में मदद करेगा। इस एपिसोड को देखते रहिए, ये है टॉक विद सेंस। गुड नाइट।